साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खरीफ की फसलों में समसामयिक कार्य। और आज हम आए हैं जबलपुर के समीप ब्लॉक पनागर केवलारी ग्राम में। और आज हमारे बीच कुछ किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कुछ महिला कृषक भी हमारे बीच मौजूद हैं जो कि अपनी समस्याओं का समाधान हमारे एक्सपर्ट से पाना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और दर्शकों, अब हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और हमारे बीच जो हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगी डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी का, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। साथ ही हैं डॉक्टर SB अग्रवाल जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। और साथ ही हैं श्री दुर्गेश तिवारी जी, जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक हैं। तो आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया था कि हमारे बीच कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं, तो उनके पास भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गेंदालाल कुशवाहा है। मैं ग्राम केवलारी में रहता हूँ, किसान हूँ। आपकी क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या ये है कि हम लोग जैसे कि अभी जानकारी में आई कि एक तो हम लोग खाद लेते हैं तो कई बार मिलावटी खाद समझ में आती है, क्योंकि उसका रिस्पांस मिलता ही नहीं। दूसरा ये है, जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं वो दवाइयाँ भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही कि उनका असर क्यों नहीं पड़ता आखिर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अग्रवाल सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दवाइयों को लेते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, बाज़ार से जो दवाएं खरीदते हैं वह तुरंत वहाँ पर दुकान पर पहचान नहीं की जा सकती कि कौन सी नकली है कौन सी अच्छी है। परंतु उसको एक अच्छी दवा खरीदने के लिए एक पहला नंबर ये ध्यान रखें कि हमें किसी भी जो दवा खरीदना है वो एक सम्मानित संस्था हो या दुकान हो, उससे खरीदना चाहिए जिनके पास लाइसेंस है। दूसरी बात यह है कि खरीदते समय हम जो पैसा दे रहे हैं उसकी प्राप्ति जरूर, जो दवा खरीदी है उसकी रसीद ले लें। ऐसा करने से जो भी दुकानदार है या जो विक्रेता है वो नकली दवा आपको नहीं देगा और असली दवा आपको प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि खाद में जहाँ मिश्रण का सवाल है, जैसे आप DAP अगर बाज़ार में जहाँ कहीं कहते हैं कि इसमें मिलावट आती है, तो आप घर पर उसमें खेत में उपयोग करने से पहले घर पर परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण करने का तरीका यह है कि DAP को आप जिस पर रोटी बनाते हैं उस तवे पर गर्म करें। यदि वो चटकने लगती है, फूटने लगती है, तो समझिए कि आपकी जो DAP सही है, अच्छी है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। यदि वो नहीं फूटती है या नहीं चटकती है तो समझिए कि उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं या उसमें अन्य मिलावट है, वो नकली है। तो आप इस तरह की प्राइमरी जांच कर सकते हैं और ऐसी जांच करने के बाद आप अपने खेत में उपयोग करें। सर, आपने बहुत अच्छा समाधान बताया और आप भी दवाइयों को खरीदते समय इस तरह का परीक्षण कर सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे एक और किसान भाई की ओर। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं शिव कुमार कुशवाहा, ग्राम केवलारी से। आपका सवाल हम जानना चाहेंगे। सवाल सबसे पहले यही है कि मिलावट इस समय सबसे ज़्यादा भरपूर है। खाद सही ढंग से नहीं मिल रही, दवाइयाँ सही ढंग से नहीं मिल रही। और दूसरी बात है, बरसात में थोड़ा सा अभी प्रेजेंट में पानी आने का भराव होता है, तो नीचे से जो फफूंद निकलती है उसकी कोई उपचार वगैरह जैसे भाटे में अपने आप गल जाता है, वो अंदर ही अंदर। सर, ये जानना चाहते कि अधिक वर्षा के कारण जो फसलों को नुकसान होता है, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, जो भी फसल लगाई जाती है और विशेषकर बरसात के मौसम में वो ऊंची मेड़ों पर लगाना चाहिए। शुरू में जब खेत तैयार करते हैं तो कूण मेड़ पद्धति से लगाते हैं, रेज्ड बेड कहते हैं जिसको, उसके ऊपर पौधे का रोपण करना चाहिए। दूसरी बात ये कि यदि आपको फिर भी पानी की ज़्यादा अधिकता होने के कारण वहाँ पर पानी भरता है तो उस भराव से फसलों को नुकसान हो सकता है। तो बचाव के लिए तुरंत बाद, पानी निकालने के बाद, उसमें एक दवा जो फफूंदनाशक है, जो जिनका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करना है। जैसे साफ एक दवा आती है
जिसमें कार्बनडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, उसका एक स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पौधे के ऊपर गिरने के बाद जड़ों के पास पहुँचे, यानी नीचे गिरना चाहिए। ये अगर कहीं पौधे के ऊपर किसी भी प्रकार की पत्ती और फल में नुकसान हो रहा है तो फ्लैक्सी स्ट्रोबिन आती है एक दवा, उस स्ट्रोबिन का स्प्रे करने से उसमें किसी भी प्रकार की सड़न या गलाव नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। बघेल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो किसान भाई हैं, अगर किसी तरह की इनको समस्या होती है तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में ये क्या आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। क्योंकि किसान भाई को कोई भी समस्या होती है तो वो तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हमारा जो कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र है वहाँ पे संपर्क कर सकता है। वहाँ पे हमारे वैज्ञानिक उपस्थित होते हैं, वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ पर किसान भाई अपनी समस्याओं को लेकर या किसी भी प्रकार की फसल में कोई समस्या है तो उसके सैंपल लेकर भी वहाँ पे वैज्ञानिकों को दिखाकर और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि कई बार किसान भाई वहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक भारत सरकार की बहुत अच्छी सुविधा हमारे किसान भाइयों को दी हुई है, जिसे हम कहते हैं किसान कॉल सेंटर, जिसका नंबर है 1800-180-1551। इसके माध्यम से किसान भाई अपने खेत में खड़े होकर फ़ोन लगाकर और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आजकल किसानों को अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए बहुत से माध्यम हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। तो सर, क्या यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे वीडियोस डाले गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा जहां आसानी से किसान भाई अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें? बिल्कुल, डिजिटल का समय चल रहा है और सब तरफ हम देख रहे हैं कि तकनीक की जानकारी किसी न किसी प्रकार से अब सभी के मोबाइल में पहुंच रही है। तो यूट्यूब के माध्यम से भी कई प्रकार के प्रोग्राम फसलों को लेकर या खाद के लेकर या जैव उर्वरकों को लेकर सभी तरीके की जानकारी हमारे किसान भाइयों को यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है। इसके लिए जो भारत सरकार का हमारा कृषि संस्थान, जिसको हम ICAR कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, उसके माध्यम से सारे कृषि विज्ञान केंद्र बहुत से वीडियो प्रोग्राम बनाकर क्षेत्र विशेष के अनुसार यूट्यूब में डाल रहे हैं और वो किसान भाई देखकर और अपने क्षेत्र के अनुसार उसका लाभ उठा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बीच कुछ महिला कृषक भी मौजूद है, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, ज्योति यादव। ज्योति जी, आपके खेत में आपने कौन सी फसल लगाई है? अभी तो धान की लगी है। क्या आपको भी किसी तरह की समस्या है? नहीं, अब पानी ज़्यादा गिर रहा है, बाकी तो ठीक है। और मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप कुछ अन्य कार्य भी करती हैं खेती बाड़ी से संबंधित, कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके? हाँ, सब्जी भाजी लगाते हैं। तो ये देखिए, हमारे बीच एक महिला कृषक जो कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सब्जी भाजी भी बेचती हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। तो इसी तरह और भी महिला कृषक हमारे बीच है, तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मेरा नाम गीता बर्मन है। मैं ग्राम केवलारी में रहती हूँ, फूटाताल से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ और मेरे खेत में धान लगी हुई है। धान के बारे में मुझे पूछना चाहती हूँ कि धान में जो गुनिला होती है उसका निवारण करना चाहिए हमको। वो सबसे ज़्यादा खेत धान को नुकसान पहुँचाती है जी। तो सर, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि धान के खेत में जो खरपतवार होती है वो उससे कैसे बचा जा सकता है? वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, इनका ये सवाल है। देखिए, अगर हमने रोपा विधि से धान लगाई है तो उसको तुरंत बाद हम रोपाई के 4 दिन के अंदर उसमें एक लॉन्डेक्स पावर, एक नीदानाशक दवा और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको दानेदार होती है, उसको अगर समान रूप से खेत में भुरक देते हैं, छिटक देते हैं, तो उसके बाद उसमें नींदा नहीं उगती है। यदि हमने सीधी बोनी की है तो उसके अंदर भी हम बिस्पैरीवैक सोडियम साल्ट एक दवा आती है, उसका हम स्प्रे कर दें तो उसमें दोनों ही प्रकार के चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के सभी नींदा ख़त्म हो जाती हैं। और इस तरीके से हम अपने खेत में, चाहे वो किसी भी विधि से लगाया गया है, उसका नींदा का नियंत्रण कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हमारे बीच श्री दुर्गेश तिवारी जी भी मौजूद है, जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके डिपार्टमेंट में क्या महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए कोई स्कीम है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो हमारा मिशन है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 100% महिलाओं के लिए ही काम कर रहा है। हमारे मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव के ग्रामीण गरीब परिवार जो हैं, प्रत्येक परिवार से एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ना है। स्व सहायता समूह से जोड़ने के बाद उनको हमारा एक और उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को कम से कम 10,000 रुपये प्रति महीने औसतन आमदनी उनकी होनी चाहिए और लखपति बनाने का हमारा उद्देश्य है, जिसमें हम लोग जो स्व सहायता समूह की महिलाएं होती हैं वो अपनी छोटी छोटी बचत करती हैं, बचत करके वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें लेन देन पूरा करती हैं और जैसे ही उनको कुछ गतिविधियों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो हम अपने मिशन के माध्यम से सामुदायिक निवेश निधि की राशि उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद उनको और अधिक राशि की ज़रूरत होती है तो हम स्व सहायता समूहों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराते हैं और राशि उपलब्ध कराने के साथ ही साथ हम लोग उनको आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं और वह प्रशिक्षण हमारे यहाँ भी नियमित तरीके से होते हैं। इसके अलावा हम विभागीय सहयोग के माध्यम से जो विभागीय योजनाएं होती हैं उनका भी लाभ उनको दिलवाते हैं। और स्वरोजगार की बात जहाँ तक रही तो हमारे यहाँ पर एक और योजना चलाई जाती है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उस योजना में हम लोग जो गांव के गरीब बच्चे होते हैं या बेरोज़गार बच्चे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनके लिए एक तो हम लोग रोज़गार मेला आयोजित करवाते हैं ग्रामीण स्तर पर ही, तो उनके लिए रोज़गार के अवसर वहाँ से उपलब्ध होते हैं। दूसरा ये होता है कि हम लोग आरसेटी के माध्यम से उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाते हैं और उस प्रशिक्षण के माध्यम से जब उनको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वह बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करके और अपना स्वरोजगार का साधन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो हमने आपको बताया कि DDGKY जिसको हम बोलते हैं दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, उसमें हम लोग उनको चयनित करते हैं और चयनित करके वहाँ पे जो उनकी पात्रता अनुसार चयन होने के बाद वो वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण उपरांत उनको 100% जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ से प्लेसमेंट प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो अपना जॉब के जो अवसर होते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हम लोग सभी दिशाओं में काम करके और गांव का जो परिवार होता है, महिलाओं के जो अधिकार होते हैं उनको दिला करके और उनको रोज़गार के साधन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है पर कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव के कारण महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। और बघेल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उत्पादन को जो है कम लागत में बढ़ाया जा सके तो इसके लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल। वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना होगा कि हमारी लागत में जो खाद या उर्वरक जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम किसी भी प्रकार के उर्वरक का इस्तेमाल करें उसके पहले भूमि का परीक्षण जरूर करवाएं, उसकी मृदा की जांच करवाएं। मृदा की जांच कराने से जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारी मिट्टी की ताकत या उसकी जो शक्ति है वो पता लग जाती है कि उसमें कौन सी फसल जो लगा रहे हैं उसमें कितने खाद की ज़रूरत है या कितना उर्वरक हमको डालना है। इस प्रकार से जो अनुशंसा की जाती है फिर उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से एक तो हमको जितनी मात्रा लग रही उतना ही डालेंगे। अतिरिक्त मात्रा में जब किसान भाई बिना जानकारी के डालते हैं तो बहुत सा जो हमारा खाद है वो पानी के साथ ज़मीन के नीचे चला जाता है और बहुत सा उड़कर ऊपर हवा में चला जाता है। इसका जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि जो ज़मीन के अंदर चल जाता है तो उससे वो पानी के साथ भी हमारी फसल में या हमारे वाटर जो पानी है उसमें भी पहुंच जाता है, उससे भी नुकसान होता है। तो ये तो एक समस्या है। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो जैविक खेती के लिए आजकल हम बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की जाए। तो इस कार्य में अगर हम जैव उर्वरक जो कहते हैं, जिसको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं, इनका अगर किसान भाई अपनी खेती में उपयोग करें खरीफ में, रबी में, तो निश्चित रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो बायो फर्टिलाइज़र हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होते हैं, तैयार किए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और इसमें विभिन्न फसलों के हिसाब से, खरीफ और रबी की जो विभिन्न फसलें हैं उनके हिसाब से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर काफ़ी मात्रा में हम लागत को कम कर सकते हैं, जो हमारी सबसे ज़्यादा लागत उर्वरकों में आती है। इस प्रकार से भी हम आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने बघेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच एक और किसान भाई मौजूद है, तो चलिए हम इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। रवि कुमार। आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? अभी धान की खेती की। आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। समस्या ये है कि मिट्टी परीक्षण हो सके तो घर पे करना संभव रहेगा कि नहीं रहेगा। सर, इनका सवाल ये है कि किस तरह से मिट्टी परीक्षण किया जा सकता है, अगर संभव हो तो उसको घर पे किस तरह से किया जा सकता है? ये बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाई ने पूछी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मृदा परीक्षण चूँकि प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के कीमती उपकरणों के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता है, तो जो सैंपल है वो आप इकट्ठा करके और प्रयोगशाला में अगर पहुंचाते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो आता है, या जो हम कह सकते हैं कि उसकी जो जानकारी है वो बेहतर आती है। तो हम घर में या हमारे फील्ड में परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कुछ किट ज़रूर आते हैं जिनके माध्यम से हम परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों को प्राप्त नहीं होता है। तो मृदा की जांच हमेशा प्रयोगशालाओं में कराएं, या कृषि विज्ञान केंद्रों में जो प्रयोगशाला हैं वहाँ पे मृदा की जांच कराएं और वहाँ पे हमारे मिट्टी के सैंपल पहुँचाएं। और जो सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको हम मृदा स्वास्थ्य पत्रक कहते हैं, जो कि भारत सरकार की एक बेहतरीन योजना है, जिसमें स्वस्थ धरा खेत हरा, ये एक भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारे स्वास्थ्य कार्ड हैं उसमें फसल विशेष के अनुसार सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और बहुत सरल भाषा में दी जाती है। तो किसान भाइयों को हमेशा मृदा स्वास्थ्य पत्रक जो है इसका इस्तेमाल करते हुए फसलों की अगर खेती करते हैं तो एक तो लागत में कमी भी आएगी और बेहतर तरीके से आपका उत्पादन में आपको लाभ होगा। तो अभी चलिए एक बार फिर बढ़ते हैं हमारी महिला कृषक की ओर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अर्चना पटेल है, मैं ग्राम केवलारी से हूँ। मैम, मेरे खेत में फसल बेव तो मतलब होती नहीं है, कचरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समस्या का समाधान चाहती हैं। सर, इनका सवाल ये है कि इनके खेत में कचरा बहुत अधिक होता है, उस वजह से फसल सही से नहीं हो पाती है। देखिए, हमें गर्मी की जुताई करना चाहिए ऐसे खेतों में, और ये जुताई अप्रैल माह में करें। और अप्रैल माह में करने के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से जो नींदा के बीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो गहरी जड़ों वाले नींदाएँ हैं जैसे कांस है, मोथा है, इनको बाहर निकालने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ जब हम फसल लगाते हैं तो उसको बोनी के पहले हमें अगर समय मिलता है तो उसमें, जैसे धान वाले खेत हैं यहाँ पर, तो उसमें हरी खाद लगाएं। हरी खाद में ढेंचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं। ऐसा करने से जो नींदा हैं या तो उगते नहीं हैं, उगते हैं तो उनसे दब जाते हैं, और उस हरी खाद को ज़मीन में मिला देने के बाद आपके खेत में नींदा की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर भविष्य में आप फसल लगा रहे हैं और फिर नींदा होते हैं तो हमने जैसा बताया फसल के अनुसार उसमें नींदानाशक का उपयोग करते रहें, और इस तरीके से हम अपने खेत में अच्छी फसल ले सकते हैं। तो चलिए हमारे बीच एक और किसान भाई मौजूद है। कौन सी फसल लगाई है? धान की लगाई हुई है। आपकी समस्या? तो सही है कि जैसे बिरला हो गया पौधे, तो उसमें कौन सी ऐसा डाला खाद जिसमें पौधा मोटा हो जाए। पौधे को मोटा करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दवाई का प्रयोग करें। अभी जैसा हमारे साथी डॉक्टर बघेल बता रहे थे कि कुछ जैविक खाद हैं जिसमें विशेष रूप से बैम खाद आता है, जैविक रूप में है। अगर बैम को हम बैसिलस आर्वेसिकुलर माइकोराइजा के नाम से है, अगर उसको हम गोबर की खाद या केचुए की खाद के साथ मिलाकर हम अगर उस खेत में डालते हैं तो पौधे की जड़ों का विकास होता है और नए कल्ले अधिक निकलते हैं। तो कुछ हद तक हम उनकी संख्या में तो वृद्धि नहीं कर सकते, परंतु जो कंसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकलेंगे और फसल अच्छी होगी। तो चलिए एक बार फिर से हम बढ़ते हैं हमारे बीच। हम जानना चाहेंगे, मैम आपका नाम क्या है? हमारा नाम रजनी तिवारी है और मैं यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हूँ। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हैं, तो क्या आप भी कुछ महिला कृषकों की मदद करती हैं या उनकी समस्याओं का समाधान बताती हैं या उनको प्रोत्साहित करती हैं कि उन्हें और अच्छे से और बेहतर ढंग से कार्य करना चाहिए? महिलाएं जो समूह चल रहे हैं गांव में, 6-7 समूह बनाए हुए हैं,
अब इन्हीं के विषय में है कि जो महिलाएं हैं इनको स्वरोजगार मिले कृषि संबंधी। यदि इससे इन लोगों को लाभ होगा तो और अच्छी बात होगी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गीता रजक है, मैं ग्राम फूटाताल से हूँ, ज्वाला स्वयं सहायता समूह से अध्यक्ष हूँ। जी ये मैंने मुनगा की नर्सरी तैयार की हुई है, तो ये तो हमारी आय है। और अभी मैं और भी नर्सरी में जैसे ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ कि जैसे आंवला की नर्सरी है, बिही की है, थाई अमरूद की। अभी मेरे को इस चीज़ में जानकारी नहीं है तो मैं उसके विषय में ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। जैसे कि आंवला की नर्सरी या और अन्य नर्सरियों के लिए ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त करें? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक वानिकी विभाग है, जहाँ पर दूसरे पौधे जैसे आप आंवला है या मुनगा के साथ साथ दूसरी और जिनकी खेती करना चाहते हैं, पपीता है, उसके संबंध में नर्सरी किस तरीके से तैयार करें और पौधे तैयार करने के बाद बाज़ार में बेचना, साथ ही साथ घर पर लगाने का तरीका और उनसे होने वाले उत्पाद का लाभ प्राप्त करने के तरीके, प्रोसेसिंग का तरीका, ये हम प्रशिक्षण के माध्यम से और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता महसूस करते हैं तो हम गांवों में भी, वहां पर जहां आप निवास करते हैं उस गांव में सभी सदस्यों के लिए, महिला सदस्य हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। और विश्वविद्यालय में भी विजिट कराकर आपको वहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करना है, तो ये तरीका आप अपना सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कहाँ जाके संपर्क करना है। हमारे बीच एक और किसान भाई मौजूद हैं, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, कृपया आप यहाँ आए। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी माखन लाल कुशवाहा, ग्राम केवलारी। कुशवाहा जी, आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? लगाई नहीं है, रोपा लगना है। तो आपको बारिश जो हो गई अभी तो उसकी वजह से रोपा रुक गया है। और सरसे में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि बर्मी तो मेरी बन ही रही है, उसी खेत में मैं रोपा लगा रहा हूँ, तो आगे कुछ धान उसमें मतलब खाद वगैरह दूसरी डालें कि नहीं? अभी यदि जिस खेत में आपने रोपा लगाना है या वहाँ पर आपने पहले जो वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, यदि बचा हुआ है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो आगे आपको किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अपने आप में सभी पोषक तत्वों को निहित रखता है। फिर भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो इसमें कुछ मात्रा जिंक डाल सकते हैं। यदि फसल पीली होती है, सफ़ेद होती है, तब उनके अनुसार हमें पोषक तत्वों को देना आवश्यक होगा। परंतु सामान्यतः यदि पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में पहले से वर्मी कंपोस्ट है तो हाल की स्थिति में किसी प्रकार के पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी सर मैंने बहुत सारे कृषक भाइयों से बात की, कृषक महिलाओं से बात की, तो सभी के साथ ये समस्या है कि अत्यधिक वर्षा के कारण कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है या क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, यदि धान की फसल है तो आवश्यकता से अधिक पानी है, जहाँ फसल अगर डूब रही है तो उसको पानी को निकाल लेना लाभदायी होगा। निकालने का तरीका हमें अपने खेतों के मोगा कहते हैं यहाँ पर, उनके मुहाने को खोल दें, जिससे दूसरे खेतों से होते हुए बाहर पानी निकल जाएगा। यदि आपकी फसल जैसे सोयाबीन की है तो हमने पहले ही कहा था कि सोयाबीन की फसल बरसात में या दलहनी जितनी भी फसल हैं, तुअर हो सकती है, मूंग है, उड़द है, हालांकि मूंग और उड़द अभी लगाया जाना है, तो इन फसलों को जहां लगाना चाहते हैं वो जल भराव वाली क्षेत्रों में न लगाएं, ऊंचे खेत जहां पर पानी का निकास अच्छा होता है वहां लगाएं। और फिर भी आजकल रेज्ड बेड प्लांटर उपलब्ध हैं, जिनमें रेज्ड बेड प्लांटर मतलब ऊंची मेड़ बन जाती है और उसके ऊपर सामान्य बोनी सीड्रिल से ही होती है, उसी में सीड्रिल नियत है, तो उससे बोनी करेंगे तो आपकी फसल मेड़ पर रहेगी और नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से हम अगर खेती करेंगे तो हमें ये अधिक बरसात से भी हम थोड़ा सा राहत प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर जो है इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और अभी हमारे बीच एक और कृषक महिला मौजूद है, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। पुष्पा कुशवाहा। पुष्पा जी, आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? धान लगी है मैडम। आपके साथ कोई समस्या हो तो आप बताएं। नहीं है।
तो आपको किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर और खेत दोनों को साथ में मैनेज करना, परिवार को देखना, तो आप भी क्या किसी तरह की समस्या फेस करती हैं? और जो हमारी महिला कृषक हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप? घर ही में है ना, सब लोग देखिए। तो आपके परिवार वाले सब मिलजुल के कार्य करते हैं, सब सहयोग करते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी हमारे बीच एक और महिला कृषक मौजूद है, तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनीता रजक है, मैं ग्राम केलवारी की हूँ। मेरे खेत में धान लगी है। खरपतवार के बारे में, मतलब ये जो चारा वगैरह के लिए कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए उपाय चाहिए। तो इनकी धान की फसल है और चारा और खरपतवार को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जैसा अभी हमने आपको बताया था, पिछले हमारे किसान भाई का जो प्रश्न था उसमें, कि हमें खड़ी फसल में नींदा नियंत्रण के दो ही तरीके हैं। या तो हम हाथ से उसको निकालें, निदाई करें, या फिर नींदानाशक दवा का उपयोग करें। यदि नींदानाशक आप दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो हमने बताया था कि अभी बिस्पायरिवेट सोडियम साल्ट को डाल सकते हैं। यदि बिस्पायरिवेट सोडियम साल्ट अगर आपने 20 दिन तक डाल लिया है तब ठीक है। यदि 20 दिन से ज़्यादा की फसल हो गई है, फिर भी आप फसल में नींदा नियंत्रण करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2,4-D भी हो सकता है। उसके साथ में दूसरे क्लोरीमुरान एक दवा आती है, उन दोनों को मिलाकर अगर आप डालते हैं तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के नींदा नियंत्रण होंगे। अगर और कोई भी प्रकार की आपको समस्या दिखाई देती है तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से वहाँ पर विशेष नींदा होने पर उनके सैंपल ले जाकर जांच करा के भी दवा का नाम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है या आप कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर आ सकते हैं, यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो दर्शकों, आज कृषि दर्शन में बस इतना ही और अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।